देखो अब आपके पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के अंदर आपको ध्यान रखनी है तीन चीजें। जब भी प्रकाश की किरण, आपतन कोण जो होगा वो किससे कम होगा? थीटा सी से। थीटा सी कौन है? क्रांतिक कोण। तो ये प्रकाश की किरण आगे जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। और ये माध्यम कौन सा है? सघन। ये कौन सा है? विरल। जब ये सघन से विरल की तरफ जाएगी तो यह विलंब से दूर मुड़ेगी। मुड़ रही है क्या? ऐसे जानी चाहिए थी ना ये, तो ऐसे मुड़ गई थोड़ी सी, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये आपतन कोण आई का मान किसके बराबर होगा? आई बराबर थीटा सी। तो इसका आर कितना होगा? 90 डिग्री। तो उस स्थिति में ये लाइन अपने को यहां मिलेगी ऐसे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? और ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यही है कि जो आपतन कोण है ना, वो आई का मान थीटा सी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये किरण आगे नहीं जाएगी, ये लौटकर इसी माध्यम में। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप दो लाइनें लिख लीजिए बस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और लिखनी है अपने को। क्या लिखनी है? शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें इसी के अंदर है, इसी में लास्ट में दो लाइनें लिख लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। इनके लिए क्या शर्त चाहिए होने के लिए? घटना लिख दी क्या? पहले वाले में दो लाइनें लिख लो जगह निकाल कर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। टॉपिक का नाम लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं। आधारित घटनाएं। पहली घटना लिख लो। पहली घटना लिख लो, मरीचिका। रेगिस्तान के अंदर क्या होता है? जब गर्मी के दिनों में पृथ्वी की सतह बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? गर्म। तो वहां की वायु जो है वो गर्म सतह को, गर्म सरफेस को छोड़कर ऊपर चली जाती। नहीं आ रहा समझ में? तो वहां ब्लैंक स्पेस टाइप हो जाता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि वहां अपवर्तनांक कम हो जाता है। समझ में आया? अरे जहां पदार्थ ही नहीं होगा तो वहां अपवर्तनांक कम हो जाता है। और पृथ्वी की सतह के पास की अपवर्तनांक कम हो जाता है और ऊपर का ज्यादा हो जाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गिर करके और वहां से प्रकाश जब चल करके किधर पहुंचता है? पृथ्वी की सतह की ओर पहुंचता है। तो वो कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रहा होता है? नहीं आया समझ में? ये कौन है? पृथ्वी की सतह। और ये कोई पेड़ है यहां पर, एक्चुअल में है ना, ये कोई पेड़ है ऐसा। किसका है ये एक पेड़ है और यहां पर कहीं ऑब्जर्वर है ना। डायग्राम में क्या है कि जगह थोड़ी कम पड़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर कौन है भाई? कोई ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है। एक्चुअल में होता क्या है, पृथ्वी के सतह का पास का जो होता है ना अपवर्तनांक, वो कम होता है गर्मी के दिनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ की सब गैसें गर्म होकर के किधर लिफ्ट कर गई? ऊपर की तरफ। तो मीडियम ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। खाली तो एकदम खाली तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो अपवर्तनांक की वैल्यू डाउन हो जाती है। ऊपर से जब प्रकाश की किरणें आएंगी ना जो इससे टकरा कर आ रही है, तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये धीरे धीरे अपने कौन से नॉर्मल से क्या करेंगी? दूर हटती जाएंगी। और इनका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये किरणें ऐसे जाने के बाद किसकी आंखों में प्रवेश करती हैं? ऑब्जर्वर की। मुड़ जाती हैं ऊपर की ओर। और इसकी है ना ऐसे यहां इमेज बनती है ऐसे नीचे। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बनती है? इमेज। इस पेड़ की नीचे की तरफ क्या बनेगी? इमेज। और ये पेड़ ऐसे दिखाई देगा।
अब एक बात बताइए कि यदि रेगिस्तान में दूर थोड़ा सा आपको कोई पेड़ दिख रहा है कि ऊपर पेड़ है और उस पेड़ के नीचे देखते हो तो उस पेड़ की आपको वहां पर परछाई दिखती है, बताओ आदमी किसके किनारे जाकर के खड़ा हो कि उसको पेड़ की प्रतिबिंब दिखाई दे जमीन में? पानी के किनारे। किसी पानी भरा हुआ है, मान ले किसी झील में है, किसी और किसी तालाब वगैरह में, और उसके किनारे पर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, उस तालाब के किनारे पर जाकर के खड़े हो, पेड़ की आपको छाया किस में नजर आएगी? छाया क्या, पूरा प्रतिबिंब भी नजर आएगा। आदमी के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि जमीन पर अपने को प्रतिबिंब मिल रहा है, इसका मतलब जमीन पर पानी है। समझ में आया? और ये बिना पानी ही नीचे इमेज बन रही है। क्यों बन रही है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रेगिस्तान के अंदर गर्मी के दिनों में आदमी को किसी पेड़ के नीचे पानी होने का भ्रम पैदा होता है, और ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये देखो, ये नीचे की तरफ जब आ रहे हो तो आपको बताओ बढ़ता हुआ अपवर्तनांक है कि घटता हुआ? घटता हुआ। एन का मतलब अपवर्तनांक। तो आप सघन से विरल में जा रहे थे और ये धीरे धीरे देखो टर्न लेती 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 ऊपर ही मुड़ गई वापस, इसलिए इसकी नीचे की तरफ इमेज बनती है ये। और ये इमेज जो है इसकी वजह से क्या होने का भ्रम पैदा होता है? पानी होने का। ये आपका हो गया कौन? मरीचिका। समझ में आया? मरीचिका के बाद में आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स होते हैं, श्रव्य संकेत और दृश्य संकेत। समझ में आ रहे? सुनने वाले और देखने वाले। संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये इस प्रकार की केबल होती है, उस केबल का प्रयोग करते हैं। फाइबर होता है अंदर, जनरली क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है। किसकी? क्वार्ट्ज। ग्लास होता है एक टाइप का, क्या होता है? कांच। उसकी बनी हुई होती है, पतली पतली ट्यूब्स होती है। देखो कैसा होता है ये, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रहा है कुछ? इसमें देखो दो टाइप के, दो लेयर्स होती है इसमें। इस तरह का होता है ये। बाहर वाला अपवर्तनांक अलग होता है और अंदर वाला अपवर्तनांक अलग होता है। ये वाला जो अपवर्तनांक है ना अंदर वाला, ये वाला अपवर्तनांक अलग होता है कुछ। ये दिख रहा है आपको? ये वाला अपवर्तनांक अलग होता है और बाहर वाला अपवर्तनांक को मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं, और ये वाला अपवर्तनांक कुछ अलग होता है। ये मटेरियल देखो यहां पर। समझ में आ रही है क्या बात? ये एक अलग पदार्थ है और ये एक अलग पदार्थ। बाहर की सरफेस को कहते हैं क्लैडिंग या अधिपट्टन। इसके दो भाग होते हैं, ये दोनों एक जैसे होंगे। आ रहा है समझ में? और अंदर का पदार्थ अलग होता है। अब ये पूरे को एक ही मान करके चलो, और ये ब्लैक ही कलर में डिनोट कर रहा हूं मैं बस। ये पूरा एक है देखो अंदर, और ये पूरे में कौन सा कलर है? ये ब्लैक कलर है ये। इस वाले को देखो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अधिपट्टन, और इसको कहते हैं इंग्लिश में क्लैडिंग। ये अंदर वाला जो पदार्थ हो ना, ये इसको कहते हैं अंदर वाले को क्रोड, और ये कहलाता है कोर। समझ में आया? प्रकाश की किरण इधर से एंटर करेगी, देखो सिग्नल्स होते हैं। कौन से सिग्नल? ऑडियो और वीडियो सिग्नल। इधर से सिग्नल चलता हुआ आएगा, ऐसे एंगल पर इंसिडेंट होता है कि ये टकराकर सिर्फ किसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रही बात? हर जगह पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त यह है कि सघन से कहां जा रही हो? विरल। ये माध्यम, इसका अपवर्तनांक बोलते हैं कितना? n1। ये क्या बोल रहे हैं? इसका अपवर्तनांक n2।
हाँ, अब अलग अलग पदार्थ ही अलग अलग होते हैं, अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं। इसका अपवर्तनांक देखो N1 का अपवर्तनांक किससे ज्यादा होगा? N2 से ज्यादा होगा। समझ में आया? तभी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। N1 ज्यादा यानी कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। N2 कम यानी कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। प्रकाश की किरण देखो किधर से चल रही, किस में चल रही है? सघन में। किधर जाने का प्रयास कर रही है? विरल में। तो सघन से विरल में जाते समय ऐसे कोण पर आपतित होती है, कितने कोण से ज्यादा पे आपतित होती है? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर। ये टकरा के वापस आ जाती और इसका क्या होता रहता है लगातार, और ये आगे की तरफ देखो बहुत हाई स्पीड पे ट्रांसफर होती है, वे बहुत हाई स्पीड पे होती हैं। यही काम आप ऐसे भी कर सकते थे, कॉपर का तार लेते आप, अब कॉपर के तार में कौन चक्कर काटते, कौन बहते? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ले जाते। अब इलेक्ट्रॉन कहां, प्रकाश कहां? ये तो कूद रहा है, नहीं कूद रहा है, यहां टकराया फिर यहां टकराया, बीच का तो खत्म, बहुत जल्दी जल्दी पार कर रहा है ये स्पेस को। नहीं यही समझ में? तो बहुत हाई स्पीड पर इंटरनेट चलाने के लिए कौन सी केबल काम में आती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में आती है। नहीं आ रहा समझ में? कई कंपनियों ने लगा रखी है ऑप्टिकल फाइबर की केबल चल रही है। जिनको समझ में नहीं आया देवी देवताओं को याद करो, पितृ दोष चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये हो गया कौन सा पार्ट हो गया ये? बस इसकी थ्योरी में लिखवाऊंगा, कुछ चीजें हैं छोटी मोटी कि ये किस किस के बने हुए होते हैं, वो सारी चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, याद रखना, अधिपट्टन इसको क्या कहते हैं? कोर। आपतित प्रकाश की किरण इतने ज्यादा कोण पर आपतित होती है कि वो सदैव क्रांतिक कोण से ज्यादा पे आती है, तो टकराकर हमेशा क्या होता रहता है उसका? पूर्णांतरिक परावर्तन, एक तरफ बाहर निकल जाएगी इनपुट सिग्नल। इसको कौन सा सिग्नल कहेंगे? इनपुट सिग्नल, है ना। और इसको क्या कहेंगे? आउटपुट सिग्नल। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं यही बात समझ में क्लियर है क्या? ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया इसका, ठीक है। तीसरे एप्लीकेशन में प्रिज्म आती है। एक प्रिज्म से पहले देखो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ट्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। देखो हीरे के अंदर क्या, खान में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाएगा। हीरा खान में से निकाला जाएगा, पत्थर के रूप में आता है, और उसके फेसेस को घिसा जाएगा। क्या किया जाएगा? घिसा जाएगा। कारीगर होते हैं, फेसेस को घिसते हैं, ग्राइंडर मशीन होती है, और फलक बनाते हैं उसके ऊपर। क्या बनाते हैं? फलक, है ना। जैसे ये मान लीजिए ऐसा इरेगुलर टुकड़ा निकला, ये किसका टुकड़ा निकला? खान में से हीरे का। भी ऐसे थोड़ी चमकेगा, साफ करो, पॉलिश करो, बहुत सारे काम है। इसको चमकीला कैसे बनाया जाएगा? इसके फेसेस को पहले क्लियर किया जाएगा, फिर देखो इसको ऐसे घिसा जाएगा, इसको ये ऐसे घिसा, ये एक्स्ट्रा पार्ट हटाया, इसको ऐसे घिसा, इसको ऐसे घिसाई की, ये वाली सतह ऐसी बनाई, और ये वाली सतह ऐसी बनाई, इसको ऐसा बनाया घिसने के बाद। समझ में आ रहा है? और ये कुछ ऐसा बन गया, मान लीजिए क्या बना दिया हमने? फलक। ये फेसेस हैं, ये क्या है उसके? फेसेस, फलक बोलते हैं। इन फलकों का कितने लंबाई के फलक बनाए जाएं, किस साइज के बनाए जाएं, कितने बनाए जाएं, कारीगर को एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, कि किस एंगल पे घिसा जाए कि ये हीरा ज्यादा चमकेगा। अब इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि इधर से लाइट एंटर करी, अब ये लाइट देखो यहां से टकराएगी, मान लो इधर से लाइट एंटर करती है, मान लीजिए यहां से कर रही है, होता क्या है, यहां से आएगी और इतने कोण पर आएगी कि इसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरे फेस से टकराएगी, दूसरे फेस से टकराएगी, फिर यहां जाएगी, और इसका लगातार क्या होता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकाश की किरण ही रे में एंटर करेगी। समझ में आ रहा है? बहुत सारी करेंगी, एंटर कर जाएंगी बहुत सारी, बाहर नहीं निकल पाएंगी, अंदर ही अंदर घूमेंगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
रात में जब लाइट ही नहीं है चमकेंगे कैसे? किसमें? अरे लाइट सोर्स तो अब ये डैमेज तो होंगे ना। अरे हीट लॉस नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती है। थोड़ी देर चमकेगा, फिर जब एनर्जी लॉस हो गई तो खत्म, चमकना बंद हो जाएगा। लाइट तो किसी आउटर सोर्स की मिलेगी ना इसके ऊपर, समझ रहे हो? लेकिन होगा क्या, जैसे ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें अंदर एंटर करेंगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जितनी ज्यादा किरणें अंदर एंटर होंगी उतनी इसकी चमकने की तीव्रता बढ़ेगी। समझ में आया? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बहुत सारी किरणें अंदर इकट्ठी हो जाती, चमकना शुरू कर देता है। ये हो गया हीरे का चमकना। प्रिज्म आता है, क्या आता है? प्रिज्म। प्रिज्म देखो देख रखा है, प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है। प्रिज्म के अंदर देखो दो तीन तरह के बनते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, और इस तरह का स्ट्रक्चर भी देखा होगा, ठीक है? प्रिज्म के इस फलक से इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे टकराएगी, ऐसे चली जाएगी। एक प्रकाश की किरण यहां आ जाएगी, ये यहां टकराएगी, निकलेंगी। हम प्रिज्म को इस तरह से घिस करके रखते हैं, इस तरह से एंगल एडजस्ट कर, कांच का बना हुआ होता है। क्या काम आएगा देखो, जाने वाली प्रकाश की किरणों को, मतलब आप देखो इनको रिवर्स कर सकते हैं। यहां देखो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये कौन है? एक प्रकाश की किरण ए से निकलती है, एक प्रकाश की किरण उसके बॉटम से निकलती है, एक हेड से निकलती है। दो प्रकाश की किरणें निकली ऐसे, ये यहां टकराती हैं। ये वाली प्रकाश की किरण यहां टकरा कर ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी, है ना? एडजस्टमेंट कुछ ऐसा ही करके रखते हैं, ये ऐसे आएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण देखो यहां टकराएगी, ऐसे आएगी। मेरे को एक बात बताओ, ये वाली प्रकाश की किरण कहां से निकली थी, हेड या टेल? टेल। तो ये यहां गई टेल, देखो ये सब यहां तक टेल से निकल कर आ रही है, समझ में आ रहा है? तो यहां फिर क्या बनेगी? अरे टेल से निकली है तो यहां कौन होगी? टेल। तो ये बी डैश, समझ में आ रहा है? और ये प्रकाश की किरण कहां से निकली है? हेड से, तो ये हेड बनाएगी नीचे आकर के। सेम साइज की उल्टा प्रतिबिंब बना लिया, किसकी हेल्प से? प्रिज्म की हेल्प से। कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो एंटर कर गई क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही थी, एंटर कर गई 90 पे, फिर क्या सीधी चली जाएगी? अरे मतलब 0 डिग्री पर 90 थोड़ी है, फलक से तो 0 बना रही है, 90 बना रही है, लेकिन आपतन कोण कितना है? आपतन कोण 0 नहीं है। कोई किरण सीधी ऐसे टकराएगी तो 0 पे आएगी, अब लंब की डायरेक्शन में आ गई ना, तो एंगल 0, तो 0 से आई है तो 0 से ही चली जाएगी। तो इधर से 0 से निकलती है। अब यहां क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर बाहर निकल जाएगी। क्लियर हो रही बात? ऐसे बहुत सारे डायग्राम बनते हैं इनमें, प्रिज्म के अंदर 2-3 डायग्राम बनते हैं, ध्यान रखना। प्रिज्म के अंदर देखो एक और आपको देखने को मिलेगा ऐसा, यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे, एक प्रकाश की किरण और आएगी, ये प्रकाश की किरण यहां से टकराएगी, ऐसे जाएगी, और ये ऐसे चल जाएगी। ये प्रकाश की किरण यहां आएगी, ऐसे चल जाएगी। ए बी, ए से प्रकाश की किरण निकलती है, यहां आती है, यहां टकराती है, यहां आती है। रिवर्स प्रतिबिंब बन जाता है। किरणों को उल्टा सीधा किया जा सकता है, किसकी हेल्प से? प्रिज्म की हेल्प। सर ये प्रिज्म, हाँ ये भी प्रिज्म कहलाता है। जरूरी नहीं है प्रिज्म के ऐसे ही 3 ही कोण है। कांच के देखो सरफेस है, हम अपने हिसाब से बनाता, ठीक है? ये सब एप्लीकेशन हो गए इसकी।
क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गई और ये सारे किसके एप्लीकेशन हो गए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एप्लीकेशन। अब आप पहले इनको कॉपी करो और फिर आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लो भाई, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, ये ऐसा कोई पृष्ठ है, इधर देखो। अब आज से पहले क्या देखा करते थे कि जो अपवर्तन हो रहा था ना, वो समांतर ऐसे पैरेलल पृष्ठ द्वारा हो रहा था। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि अपन को कैसा पृष्ठ लेंगे? इसमें गोलीय पृष्ठ। तो ये कोई गोलीय पृष्ठ है और मैं मान लेता हूं कि इसके इधर का अपवर्तनांक कितना है? n1, और इधर का अपवर्तनांक कितना है? n2, है ना। ये दो माध्यमों को सेपरेट करने वाली परत है, सीधी नहीं है लेकिन ये। अरे अपवर्तन की परिभाषा में मैंने सारे पृष्ठ सीधे लिए, ऐसे लाइट आती थी ऐसे चली जाती थी, ये सीधे। लेकिन ये समतल पृष्ठ होते थे, अब समतल पृष्ठ नहीं आ रहा है, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन को कैसे पढ़ेंगे? मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, देखो समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलती है, इस बिंदु को देखो पोल कहते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी। और इधर से देखो यहां पर कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र होगा, सी। इस बिंदु को देखो अगर मैं ऐसे मिला दूं ना डॉटेड लाइन से, तो ये वक्रता केंद्र बताता है, मतलब ये वक्रता केंद्र है ना। वक्रता केंद्र इस जगह पर नॉर्मल का काम करता है, अभिलंब का काम करता है। किसका काम करता है? अभिलंब का। और मान लो कि ये प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाती है इसमें और यहां पहुंचती है ना। यहां कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें निकाली है मैंने। एक प्रकाश की किरण तो ये ऊपर की तरफ निकाली, यहां टकराई, यहां जाएगी, यहां पर पहुंचेगी। समझ में आ रहा है? और एक प्रकाश की किरण मैंने सीधी निकाली ऐसे, ये पोल पे जाएगी, सीधी जाएगी, तो यहां मिलेंगी दोनों। बोलो यहां इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है? ये पोल से इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? इसको सॉरी, इमेज तो v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? v। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u। समझ में आ रहा है कुछ? अब कुछ ये कोण बता दो आप मेरे को। एंगल आई, आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो किरण आपतित किरण बनाती है वो क्या कहलाता है? आपतन कोण। ये अभिलंब के साथ चली गई, ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। नहीं आ रहा समझ में? ये कोण मैंने क्या मान लिया? ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। तो समझ में आ रहा है? इस बिंदु का नाम P दिया, इस बिंदु का नाम D दे रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? और P और D एक दूसरे के बहुत पास में है, इसलिए मैं PD को एक कैसी रेखा ले रहा हूं? PD एक कैसी रेखा है? सरल रेखा। PD कैसी रेखा है? सरल रेखा, क्योंकि बिंदु P और D बहुत एक दूसरे के बहुत पास में। इसको ध्यान से देखो। अब अपने को क्या करना है, मेरे को क्या करना है इसमें? यहां लिख रहा हूं P एवं D एक दूसरे के नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक है, इसलिए PD एक सरल रेखा है। समझ में आ रहा है कुछ? अब आप देखो, बाईस कोण की त्रिभुज का नाम ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ओ, त्रिभुज देखो, त्रिभुज लिखेंगे ये त्रिभुज देखो ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओडीसी के अंदर देखो बाईस कोण की प्रमेय लगा रहा हूं। बाईस कोण प्रमेय आती है? बाईस कोण प्रमेय से
भाई इस कोण की प्रमेय पता क्या कहलाती है? त्रिभुज का अल्फा और बीटा जो कोण होंगे ना वो आई के बराबर होगा, याद कर लो। ये कोण और ये कोण दोनों जुड़ करके इस कोण के बराबर आते हैं, इसको कहते हैं बहिष्कोण की प्रमेय। तो बहिष्कोण की प्रमेय से देखो अल्फा में क्या जोड़ दो? बीटा, ये आई के बराबर आना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए? आई के बराबर। समीकरण नंबर 1 समझ में आया कुछ? और मेरे को क्या करना है दूसरा, देखो इसमें दूसरे ट्रायंगल की बात यहां लिख रहा हूं मैं। अब इधर देखो, यहां लिख रहे हैं दूसरा ट्रायंगल और बच रहा है। कौन सा वाला बच रहा है? देखो यहां लिख रहा हूं त्रिभुज कौन सा वाला? त्रिभुज सी डी आई में, सी डी आई में, वही किसकी प्रमेय से? बहिष्कोण से प्रमेय से। बहिष्कोण के प्रमेय क्या कहलाएगी? बीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस गामा। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रखना, आर और गामा में थोड़ा सा क्या रखना? अंतर। ये तो कौन है? आर। ये तो कौन है? आर। ये कौन है? गामा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यहां से आर निकाल लो, बीटा माइनस गामा, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओपीडी में, त्रिभुज ओपीडी में tan अल्फा निकाल के दिखाओ मेरे को। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। नहीं आया समझ में? लंब हो गया पीडी, आधार हो गया ओपी। समझ में आया? दूसरा त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज पीडीसी में, त्रिभुज पीडीसी में tan बीटा लंब बटे आधार पीडी अपॉन पीसी। त्रिभुज पीडीआई में, त्रिभुज पीडीआई के अंदर लिखो tan गामा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पीडी अपॉन पीआई। ये समझ में आया? पीडी अपॉन पीआई। अब मेरे को करना क्या है इसमें, ध्यान से देखो, मैं ये लिख रहा हूं अल्फा बीटा गामा बहुत कम है सारे एंगल। नहीं आई बात समझ में? ये सब एंगल बहुत कम है, तो मैं क्या लिख रहा हूं इधर से देखिए, अल्फा बीटा एवं गामा का मान अल्प है। अल्प है तो देखो अल्फा ही किसके बराबर लिख सकते हो आप सीधा, अल्फा बराबर हो जाएगा पीडी अपॉन ओपी, बीटा बराबर हो जाएगा पीडी अपॉन पीसी, गामा बराबर हो जाएगा पीडी अपॉन पीआई। समझ में आया? अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, ये रही समीकरण दिख रही है इधर, समीकरण 2, 1 कहां है? एक मिनट, ये रही, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहां बीटा की जगह पुट करोगे, देखो क्या, बीटा बराबर पीडी अपॉन पीसी, ये सब पुट करना है, ध्यान से एक एक वैल्यू पुट करेंगे बस। अब एक एक वैल्यू को पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज अपने पास में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अल्फा कोमा बीटा एवं गामा, गामा का मान समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, समझ में आ रही बात? रख दो इनको, समीकरण 1 एवं 2 में के अंदर रखो। देखो तो अल्फा का मान कितना आएगा मेरे पास, आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर बराबर बीटी को, बीटी कौन है? बीटा कौन है? पीडी अपॉन पीसी। समझ में आ रहा है? और दूसरा कौन है? गामा, गामा कौन है? पीडी अपॉन पीआई। ये तो हो गया आर। आर के बाद में दूसरा कौन आ जाएगा? आई। आई बराबर लिखेंगे अल्फा कहां है? पीडी अपॉन ओपी प्लस बीटा, बीटा कहां है? पीडी अपॉन
पीसी। समझ में आई कि नहीं बात? अब आपको पता है दोनों माध्यमों के अंदर आपको पता है साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिया था मैंने, याद है? हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर, ये वैल्यू हो जाएगी n2 बटे n1। समझ में आ रहा है? या आई की वैल्यूज पुट कर दो, नहीं आया समझ में? ये वैल्यूज पुट कर दो बस। और आई और आर बहुत कम है ना, तो आप कह दोगे कि ये वैल्यू लगभग साइन आई किसके बराबर है? आर के बराबर है ना। तो यहां लिख देंगे, देखो यहां से आ जाएगा मेरे पास साइन आई इंटू n1, n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। समझ में आ रहा है? आई एवं आर का मान कम है, अतः n1 आई बराबर n2 आर। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो फटाफट, आई और आर दे रखा आपको। n1 आई कहां है? पीडी अपॉन ओपी प्लस पीडी अपॉन पीसी बराबर n2 आर कहां है? पीडी अपॉन पीसी माइनस पीडी अपॉन पीआई। समझ में आ रहा है? इधर से भी पीडी, इधर से भी पीडी कॉमन आ जाएगा, इधर से भी पीडी आ जाएगा, इधर से भी पीडी कॉमन आ जाएगा। नहीं आ रहा है? दोनों साइड से पीडी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। और n1 अंदर मल्टीप्लाई करो, n1 अपॉन ओपी प्लस n1 अपॉन पीसी n2 अपॉन पीसी माइनस n2 अपॉन पीआई। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आई के बात समझ में? क्या करोगे, देखो इस n1 को तो यहीं रहने दो, और इसमें से ये वाला n2 इधर ले आओ, ये वाला n2 जो है ना ये इधर ले आओ। एक समीकरण आएगी, वो इक्वेशन चाहिए कि अपने को n1 अपॉन ओपी, ये माइनस वाला है क्या? इधर लाओ। दोनों का एक कॉमन आ जाएगा, पीसी पीसी। नहीं आएगा क्या? n2 अपॉन पीसी और ये n1 अपॉन पीसी, माइनस कर दो n1 और नीचे पीसी। नहीं आया समझ में? ओपी कौन है? देखो ओपी कौन है, अब ध्यान से देखिए ओपी कौन था? ओपी चिन्ह के साथ माइनस का यू। यहां से जब इधर जाओगे सामने से लाइट आती दिखाई देगी, माइनस का यू। पीसी आर वक्रता त्रिज्या, पीसी कौन होती है? वक्रता त्रिज्या। प्लस या माइनस? प्लस। पीआई वी प्लस या माइनस? प्लस। अब आप जो जो वैल्यूज आ रही है ना वो लिखनी है बस। अब ध्यान रखना कौन कौन सी वैल्यूज थी, ध्यान से देखो। ओपी लेंगे माइनस का यू, पीसी लेंगे प्लस का आर, पीआई लेंगे प्लस का वी। अब ये वैल्यूज पुट कर दो बस इसमें, बस करना कुछ नहीं, मैं 4 लाइनें लिख रहा हूं इसमें। और दर्पण समीकरण नहीं आए। ओपी बराबर माइनस का यू, ठीक है, पीसी बराबर प्लस का आर, पीआई बराबर प्लस का वी। पुट करना है वैसे। पुट करने के बाद में समीकरण आएगी मेरे पास में n1 बटा माइनस का n1, चलो इसको छोड़ो, इसको n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन प्लस का वी
बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये किसी वक्र पृष्ठ के लिए वैलिड इक्वेशन है, सभी जगह काम आएगी। समझ में आया? ये इक्वेशन बार बार काम आएगी, याद रखना। एक ये इक्वेशन काम में आएगी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन से पृष्ठ से अपवर्तन? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। बाकी करेंगे अगली क्लास में।